मंडी में मनाया गया राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस। शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी। शिमला में गहराने लगा जल संकट, निगम की अव्यवस्था के चलते नहीं हो पा रहा है सही से वितरण। क्षत्रिय महासभा ने कहा 20 अप्रैल से पहले स्वर्ण आयोग गठित करे सरकार, मांग न मानने पर सचिवालय के बाहर महाधरना करने और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटे में आए 2,17,000 नए केस, 1,185 लोगों की मौत, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा। हिमाचल सरकार मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज लेकर आए, नहीं तो होगा आंदोलन। होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन ने सरकार को चेताया। और निजी स्कूल की फीस मनमानी पर अभिभावक संघ ने सौंपा ज्ञापन, कहा कोरोना समय में इस प्रकार पूरी फीस मांगने पर सरकार करे कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 73वें हिमाचल दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंडी में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि शिमला में 73वें हिमाचल दिवस के अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोरोना वायरस महामारी के कारण हिमाचल दिवस सादगी से मनाया गया। शहरी विकास मंत्री ने जिला स्तरीय हिमाचल दिवस की अध्यक्षता की और पुलिस की टुकड़ियों की परेड से सलामी भी ली। रिज मैदान पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिमला के इस ऐतिहासिक मैदान में मैं हिमाचल प्रदेश स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हिमाचल दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय और शिमला जिला की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने कहा, हिमाचल के 73 वर्षों का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। 25 जनवरी 1971 में इसी रिज मैदान से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तब से हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। आज का ये जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है, ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के बनने का ही दिन नहीं। हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्यत्व को प्राप्त हुआ। 1966 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो है वो पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन के कारण जो है वो इसमें मिला था। ये बड़ा प्रदेश बनकर के उभरा है और आज जो है वो हिंदुस्तान भर में बहुत आगे है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ये प्रदेश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। सेवा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। भोर होने से लेकर देर रात उल्लेखनीय कार्य किया है। लॉकडाउन के दौरान बीएसएनएल ब्रॉडबैंड जिला में आयुर्वेद विभाग ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान हर फ्रंट में मैडम विजय लक्ष्मी भार्गव सिंह, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर इस वर्ष का हिमाचल दिवस कार्यक्रम केवल मात्र हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस ही नहीं, वरन 1971 में इसे पूर्ण राज्यत्व का दर्जा भी प्राप्त हुआ था
और हम पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद 51वां वर्ष जो है वो इस बार स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश के रूप में मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने इन वर्षों में विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में विकास की गति तेज हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सफाई, पानी और बिजली की बेहतर सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं। इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगाने की भी अपील की। आज यहाँ हम सब हिमाचल दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि हम अपने पहाड़ी प्रदेश की पर रहेंगे। हम सब वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध स्वर्णिम जयंती वर्ष में हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम पहाड़ी राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी बना सके। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया और पंजाब हिल स्टेट्स को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,018 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। ओसो देखने जो गारे प्यारा मंदिरो प्यारा मंदिरो तेरा रे हरिया गोरे हो तेरा होना तेरा हरिया नई राहें नई मंजिलें योजना कार्यान्वित की जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उल्लास के प्रति गुब्बारों को नवी चरण में छोड़ा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया था। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के ये प्रदेश बना था, लेकिन उसके पश्चात लगातार इस प्रदेश ने जो प्रगति और विकास किया है, आज उसके कारण हिंदुस्तान का 18वां पूर्ण राज्यत्व प्राप्त प्रदेश बना है और प्रगति के दिशा में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में जो है वो सबसे आगे है। पावर हाउस लगा करके बिजली पैदा करते थे, आज हिंदुस्तान भर को हिमाचल प्रदेश जो है वो बिजली प्रदान करता है। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों तक हर क्षेत्र में आगे है। हिमाचल प्रदेश में चांशल जैसे जो है वो स्कीइंग स्लोप हैं, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो सकती है, राफ्टिंग हो सकती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वो दुनिया में स्विट्जरलैंड जिसको जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से अग्रणी देशों में माना जाता है, उससे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश की गिनती नहीं होती है।
हिमाचल प्रदेश अभी बहुत आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है। बहुत सारी सरकारें यहाँ पर बदलती हैं, लेकिन सब हिमाचल प्रदेश के विकास में अग्रणी रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है वो बहुत जो है वो अनूठी प्रगति है। कोरोना वायरस के काल में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। कोरोना वायरस के काल में यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। हमारी जो बाकी काम हैं जो प्रगति की दिशा में ज़रूरी हैं, विकास की दिशा में, उस दृष्टि से चल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उदाहरण का जो है वो बहुत जो है वो अचूक जो है वो एक प्रदेश है जिसमें जहाँ पर सब मिलकर के राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग जो है वो विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का विकास और प्रगति की बात होती है तो सब इकट्ठे चलते हैं। ये बड़ा प्रदेश बनकर के उभरा है और आज जो है वो हिंदुस्तान भर में बहुत आगे है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रदेश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। राजधानी शिमला में लोगों को इस साल अप्रैल माह में ही पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शिमला में कई जगहों पर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है, तो वहीं अधिकतर क्षेत्रों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। शहर में कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं जहां लोगों को पानी सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि पिछले 3 दिनों से शहर को अच्छा पानी मिल रहा है। देखिए, पानी की जहाँ तक सुचारू रूप से चलने की बात है, जो पिछले साल जब गवर्नमेंट ने खुद इसको संभाला था तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम चला था और लोगों को पानी की व्यवस्था जो है बड़े तरीके से चली हुई थी। कई बार मैंने ये भी बोला कि मेयर के पास जाओ तो मेयर साहिबा ये बोलती हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है पानी का, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इसलिए वहाँ जाओ और वहाँ जाकर पता करो। बेशक गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजनाओं में जल की कमी आई है, उससे शहर को कम पानी जरूर मिला है, लेकिन कंपनी ने चाबा से 10 MLD पानी की सप्लाई उठाने के शहर को हो रही पानी की कमी से छुटकारा दिलाने की बात भी कही है। लेकिन अभी भी शहर के कई क्षेत्रों में लोगों के घरों की टंकियों और पाइपों से पानी की व्यर्थ में लीकेज हो रही है। हालांकि शिमला में जल निगम प्रबंधन ने शहर में ये निर्देश दिए हैं कि जितना हो सके उतना पानी की बचत करें, लेकिन शहर में ऐसा दिख नहीं रहा है। पानी की दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि पानी के दूसरे तीसरे दिन कई वार्ड्स में तो हफ्ते में भी मेरे ख्याल आ रहा है पानी। जैसे मेरे वार्ड में दूसरे तीसरे दिन पानी तो आ रहा है, पर कोई टाइमिंग्स, इसके कोई टाइमिंग्स नहीं है। कोई सुबह आ रहा है, कभी आ रहा है, कि लोग इस चीज़ से भी बड़े परेशान है कि पानी का कोई टाइमिंग्स नहीं रहा। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से जो है पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई हुई है, क्योंकि सरकार का जो है वो नगर निगम का जो इसमें दायित्व है वो नगर निगम जो है इसको बांटने में नाकाम रह रही है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फर्क है, जब 48 MLD पानी और 52 MLD पानी जब पीछे से आ रहा है तो फिर वो कॉर्पोरेशन जो है उसका जो एक सिस्टम है उसको सिस्टम नियुक्त में कई जगह जो है 24 घंटे पानी दिया जा रहा है, कई दिन 1 दिन छोड़ के दिया जा रहा है, कई जगह जो है 2 दिन के बाद छोड़ करके दिया जा रहा है। किसी पार्षद को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके वार्ड में पानी कल आएगा कि नहीं आएगा। वो जब नहीं आता, लोगों के फोन होते हैं, तब पता लगता है कि पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। ये अपने चहेते और जो डायरेक्टर SJPNL में बने हैं वो सिर्फ उन वार्डों को देख रहे हैं, बाकी जो पार्षदों के वार्ड है, चाहे वो मेरा वार्ड है चाहे किसी और का वार्ड है, उनको जो है इसमें नल एंड वाइड किया जा रहा है। राजधानी शिमला में रोजाना पानी की नियमित आपूर्ति के लिए 40 MLD से अधिक पानी की जरूरत रहती है। ऐसे में रोजाना यदि हम लाखों लीटर पानी की बचत करते हैं तो शिमला में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए पाइपलाइनों के लीकेज को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। जल प्रबंधन कंपनी का दावा है कि शहर में जितनी भी पानी की लीकेज है उसे ठीक किया जाएगा। इसके लिए खस्ता हाल हो चुकी लाइनों को जल्द ही रिप्लेस किया जाएगा। पुरानी लाइनों की जगहों पर नई लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि लीकेज की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। शहर में रोजाना खस्ताहाल पेयजल लाइनों में लीकेज के कारण बड़ी मात्रा में पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है।
एक दिन में लीकेज के कारण 28% पानी की बर्बादी हो रही है। ऐसे में यदि लीकेज के कारण बर्बाद होने वाले पानी की बचत कर ली जाए तो रोजाना लाखों लीटर पानी जो सड़कों पर बह रहा है वो लोगों को मिल सकेगा। शहर की कई लाइनों में जमीन के नीचे भी लीकेज हो रही है जिसका कई बार पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में अंडरग्राउंड लीकेज को रोकने के लिए लाइनों में वाटर सेंसर लगाने के सुझाव भी सर्वे करने वाली संस्था ने कंपनी को दिया है ताकि लाइनों में सही तरीके से लीकेज का पता चल सके। और जनता में बड़ा रोष है क्योंकि बाद में जो है और जो पानी के बिल है बाद में वो एवरेज के ऊपर आएंगे। जो एक दिन पानी नहीं आएगा उसका भी बिल जो है वो उपभोक्ता को भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ से मैं चाहूँगा सरकार थोड़ा सा इसमें ध्यान दे और डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो भी तो टोटली अपने हाथ में ले करके और किसी की ना सुन करके एक सिस्टम बना करके शहर के अंदर सुचारू रूप से पानी दिया जाए, तब कहीं जाकर के ये समस्या खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों को आ रही, पानी आ नहीं रहा पर बिल्स इतने ज़्यादा वो जनरेट किए जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये किस हिसाब से ये बिल ले रहे हैं। क्योंकि कुछ समझ ही नहीं है कि किस हिसाब से आप, क्योंकि मंथली बिल नहीं आ रहे, ये ईयरली बिल दे रहे हैं, कभी 2-2, 3-3 महीने का बिल दे रहे हैं। उसमें क्या है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने कितना वो कंज्यूम किया है और किस हिसाब से ये बिल का मीटर वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मीटर होने के बावजूद एवरेज के हिसाब से बिल दिए जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, जब वहाँ जाते हैं कि जी हमारे बिल ठीक किए जाए तो वहाँ से इनको भगा दिया जाता है, जी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। कई लोगों ने मेरे पास भी शिकायत की, देखो जी हमारा अभी 5,000 आया था, अभी 4,000 आ गया है बिल, ये किस हिसाब से है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि वहाँ जाओ, पानी के वहाँ जाकर चेक कराओ, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पीछे से पूरा पानी आ रहा है। 52 MLD में कल पढ़ रहा था आपके न्यूज़पेपर में 48 MLD पानी आया, जबकि हम पहले 32 MLD पे भी पूरे शहर को चलाते थे। आज 48 भी पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं अंतर है और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही उपभोक्ताओं को जो है वो अगर 2 दिन जिसको पानी नहीं आएगा उसको एवरेज के हिसाब से बिल आएगा तो उसका बिल जो है पानी का उतना ही आएगा चाहे वो 2 दिन उसको नहीं आया। तो ये उपभोक्ता के ऊपर भी बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है और स्थानीय जनता भी ये मांग कर रही है कि पानी आप रोज दो, थोड़ा दो चाहे पर रोज दो और एक सिस्टमेटिकली तरीके से मिलना चाहिए। नगर निगम का क्या इसमें रोल है कि अगर हम लोगों की परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है ऐसी नगर निगम का। और मुझे लगता है कि नगर निगम को, मेयर को, डिप्टी मेयर को और नगर निगम ऑफिशियल्स इस बारे में सोचना चाहिए। और भाजपा जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं उनको भी, यहाँ MLA भी हैं, कि ये लोगों की जो भी दिक्कत है पानी को लेकर, कूड़े के बिल को लेकर देखना चाहिए और इनकी दिक्कत दूर करनी चाहिए। अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा कालीबाड़ी शिमला के पास अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंच के पदाधिकारियों ने सरकार को सामान्य वर्ग के लिए भी गंभीर होने और स्वर्ण आयोग गठित करने को लेकर चेताया है और प्रदेश की एक बड़ी आबादी के साथ हो रहे पक्षपात पर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया है। मंच अब सचिवालय के बाहर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और यदि सरकार समय पर मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश भर में मंच आंदोलन की राह पकड़ लेगा। भवानी जय भवानी। स्वर्ण समाज ने ठाना है स्वर्ण आयोग बनाना है, स्वर्ण समाज की यही पुकार, स्वर्ण आयोग अब की बार, अब की बार, तिलक तराजू और तलवार इकट्ठे हो जाओ अब की बार, तिलक तराजू और तलवार इकट्ठे हो जाओ अब की बार, स्वर्ण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शिमला में महासभा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कालीबाड़ी के समीप महासभा के पदाधिकारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं 20 अप्रैल को शिमला के सचिवालय का घेराव भी करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने कहा कि संगठन प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था, लेकिन अब तक उनकी इस मांग पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसके चलते अब भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो 20 अप्रैल को शिमला में सभा के हजारों सदस्य सचिवालय का घेराव करेंगे और पूरे शिमला में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और साथ में ही सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का सदस्य हूँ और इस समय यहाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हम मौजूद हैं। लगभग 3 दिन से जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं, किसको लेकर बैठे हैं? जी हम 3 दिन से नहीं बैठे हैं, हम पिछले 12 अप्रैल से यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे और इस भूख हड़ताल में हमारे अलग अलग क्षेत्रों से हमारे भाई बहन बंधु आकर के इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और रही बात मांगों की, तो हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण समाज को लेकर के हमारी मांगे हैं, जिसमें स्वर्ण समाज में हमारा क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, खत्रिय समाज, इनको लेकर के मांगे हमारी एक है, सबसे प्रमुख वह यह है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश में रह रही 70 से 75% आबादी के लिए स्वर्ण आयोग का गठन करे। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं करती तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, पहले तो मुझे यह पूरी उम्मीद है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हिमाचल प्रदेश की 70 से 75% आबादी जो स्वर्ण समाज की है, जो संख्या बल में सबसे अधिक है, जो बाहुबल में सबसे अधिक है, जो लोकतंत्र में अपना सबसे अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करती है, उसकी इस मांग को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वह स्वर्ण समाज के द्वारा उठाई जा रही अपने स्वर्ण आयोग गठन को लेकर के मांग को जरूर पूरी करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार यह मांग पूरी नहीं करती है 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल को संपूर्ण हिमाचल प्रदेश से स्वर्ण समाज के लोगों का हुजूम शिमला में उतरेगा और शिमला उतर करके शिमला के सचिवालय को घेराव करेगा और पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आयोग का गठन आज के दौर में इसलिए भी जरूरी है कि स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा ही ये सरकार चलाई जा रही है, जबकि सरकार को अब जातिगत आरक्षण को छोड़कर आर्थिक आधार पर सभी लोगों को समान रूप से आरक्षण देना चाहिए, ताकि स्वर्ण समाज में भी उपेक्षित और गरीब लोगों को सरकारी सहायता मिल सके। वहीं इस आंदोलन के लिए स्कूल के बच्चों ने भी अपनी भागीदारी दी है और अपनी मांगों को लेकर नालागढ़ से अपने स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई छोड़कर पिछले कल से धरने पर बैठे ओम ठाकुर ने सभी को 20 अप्रैल को सचिवालय के बाहर धरने में आने की अपील की है। मेरा नाम ओम ठाकुर है। कहाँ से हैं आप? मैं नालागढ़ से हूँ। इस हड़ताल में धरने पे आप कब से बैठे हैं? मैं कल से बैठा हूँ। क्या डिमांड से क्यों आप यहाँ पे बैठे हो? मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, जो हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही, वो हम पूरी कराना चाहते हैं। क्या मांग से आपकी? हमारी यह मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन सरकार को करना चाहिए। क्षत्रिय महासभा ने सरकार को उनकी मांगे पूरी न होने पर 20 अप्रैल को सचिवालय के बाहर महाधरना करने और आने वाले समय में प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है और मैं नालागढ़ से हूँ। किन मांगों को लेकर जो आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं? जो हमारी विशेष मांग है हिमाचल सरकार से, वो स्वर्ण आयोग गठन की मांग है, जो कि सब जानते हैं कि संपूर्ण देश प्रदेश में अनेक प्रकार के आयोग बनाए जा चुके हैं, तो उन सब में स्वर्ण को एक पिछड़ा वर्ग बनता जा रहा है। तो हमारी यही डिमांड है, ये मांग है सरकार से कि स्वर्ण आयोग को पिछाड़िए मत, उसको भी एक समानता का अधिकार देते हुए स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो यही आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि 20 अप्रैल को या 20 अप्रैल से पहले ये घोषणा कर दी जाए कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। एक समय सीमा हमें दी जाए कि इस सीमा के अंदर स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। तो यही हमारी एक विशेष मांग है, सबसे प्रमुख और प्रथम। अगर आपकी डिमांड्स को सरकार अनसुनी करती है या नहीं मानती है तो अगला क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार अनसुनी कैसे करेगी, कि सरकार को पता है कि पूरे संपूर्ण हिमाचल में स्वर्ण समाज का कितना बड़ा एक रोल है। वो कुर्सियों पे, बड़े बड़े पदों पे जो आसीन हैं, उसकी एक बहुत बड़ा स्वर्ण समाज का एक योगदान है उनको, जो वो आज पदों के ऊपर विराजमान है। तो अगर वो अनदेखा अनसुना करेगा स्वर्ण समाज को, तो वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा। ना उनके पास कुर्सियां बचेंगी, ना उनके पास पद बचेंगे। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से फिर हम भी अपने अधिकारों को लेना जानते हैं, तो वो ये
अपने आप वो इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर स्वर्ण समाज को अनदेखा किया जाएगा तो उसका परिणाम उनके लिए क्या होगा। और अब बात कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पहली बार पिछले 24 घंटे में 2,17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 15 अप्रैल को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,17,353 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इसी दौरान 1,185 लोगों की जान गई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,91,917 हो गई है और 1,74,308 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पहली बार पिछले 24 घंटे में 2.17 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले यानी 15 अप्रैल को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। तो केस जहां भी बढ़ते हैं वहां हम टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन 5 बिंदुओं पर कार्रवाई करने की सलाह राज्यों को देते हैं। इन 5 में से 4 बिंदुओं पर बहुत प्रभावी कार्रवाई पिछले साल हुई थी सभी राज्यों के द्वारा और कोविड के नंबर्स पर नियंत्रण पाया गया था। हमारा बार बार राज्यों को यही परामर्श है कि कोई कारण नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी को पुनः अगर हम एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को न मिलें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक देश भर में वैक्सीन की 11,72,23,509 डोज लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश भर में 26,34,76,625 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 14,73,210 टेस्ट गुरुवार को किए गए थे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टेस्ट बढ़े हैं तो फिर मामले भी सामने आएंगे ही। आज सुबह 8 बजे तक 10,85,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज़ हमारे देश में एडमिनिस्टर हुई। पिछले 24 घंटे में 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई। हमने अभी तक 13,10,90,000 डोजेज़ राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को दी हैं। इनमें से अगर हम देखें कि राज्यों ने जिन डोजेज़ का इस्तेमाल किया, जिनको कंज्यूम किया, और प्रत्येक राज्य का जो वेस्टेज है, हर राज्य का अलग अलग है। एक तरफ केरल जैसे राज्य हैं जहां 0 वेस्टेज है, केरल में 0 वेस्टेज। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11,43,00,000 डोजेज़ का इस्तेमाल किया वेस्टेज और कंजम्पशन को मिलाने के बाद। राज्यों के पास आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये 11 बजे के आंकड़े हैं, राज्यों के पास जो उपलब्धता है उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक, यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेज़ की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेज़ के अभाव की नहीं है। हम ससमय राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को वैक्सीन की डोजेज़ उपलब्ध कराते हैं। जैसा हमने पूर्व में भी आपको कहा था कि जो बड़े राज्य हैं उनको हम एक समय में 4 दिन की सप्लाई देते हैं और प्रत्येक चौथे या 5वें दिन पर उस सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाई देते हैं। जो छोटे राज्य हैं
क्योंकि लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें देखी जानी हैं। इसलिए छोटे राज्यों को एक समय में हम 7 से 8 दिन की वैक्सीन सप्लाई करते हैं और प्रत्येक 7वें या 8वें दिन पर उनके भी सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाईज देते हैं। तो इसलिए अब आवश्यक ये हो जाता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक दिन अपने राज्य के भीतर जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वहाँ किस पॉइंट पर कितनी अनयूटिलाइज्ड डोजेज़ हैं इसकी समीक्षा करें और यदि आवश्यकता है तो एक कोल्ड चेन पॉइंट से दूसरे कोल्ड चेन पॉइंट तक डोजेस को रीअप्रोप्रिएट करें बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न्स। पहली बार ये हुआ है इस सप्ताह में कि विश्व में जो औसतन प्रतिदिन डोजेस एडमिनिस्टर की जाती हैं उसमें भारत पहले नंबर पर आ गया है। ये आंकड़े ब्लूमबर्ग नामक एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में दिए जाते हैं प्रतिदिन। अगर अप्रैल माह के हिसाब से देखें, ये 7 डे रोलिंग एवरेज है, तो भारत में औसतन प्रतिदिन 41,70,000 डोजेज़ एडमिनिस्टर की जाती हैं। चाइना में इससे कम 39 लाख, यूएस में उससे भी कम 32 लाख, ब्राज़ील में उससे भी कम 8 लाख, जर्मनी में उससे भी कम और यूके, फ्रांस और इटली में उससे कहीं कम। हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन के महासचिव विनोद विरसांटा ने कहा कि कोरोना महामारी को आज 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर नहीं लौटा है। 2020 में कोविड-19 की वजह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से खत्म हुआ था, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट के कार्य कर रहे हजारों मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में सरकार का लचर रवैया मजदूरों के लिए बेहद निराशा लेकर आया है। प्रदेश होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन ने कहा कि बड़ी मुश्किल से अब पर्यटन कारोबार पटरी पर आना शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं जिसके कारण पर्यटन कारोबार फिर से खतरे में आ गया है। ऐसे में होटल मालिकों की चिंता भी बढ़ने लगी है, लेकिन उनके साथ सबसे ज़्यादा आज होटलों और रेस्तरां में कार्य कर रहे हजारों मजदूरों को नौकरी की चिंता सताने लगी है, क्योंकि कुछ होटल मालिकों ने मजदूरों को घर भेजना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को अपना घरों का खर्चा चलाने के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज लेकर आए ताकि मजदूरों को कुछ राहत मिल सके, अन्यथा हजारों मजदूरों को विवश होकर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। विनोद बिरसांटा, हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन महासचिव। हमने देखो आज ये जो शिमला के अंदर जो होटलों के अंदर जो मजदूर काम कर रहा है, इसको लेकर आज हमने एक प्रेस बयान जारी किया है जिसमें हमने ये चिंता जाहिर की है कि पिछला 2020 में जब ये कोरोना बीमारी जो शिमला के हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश किया गया, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हानि जो हुई है होटल मालिक की ज़रूर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो मज़दूर जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे काम करता है उसका जो नौकरी जो उस टाइम गई है, वो एक बहुत बड़ा संकट उस टाइम उनके ऊपर आया है। बड़े मुश्किल से जो आज हालात जो है वो सुधरने, ये जो पर्यटन कारोबार में वो हालात सुधर रहे थे। कुछ लोग तो अभी भी घरों से नहीं बुलाए मालिकों ने, लेकिन आज की डेट में जब ये पर्यटन कारोबार जब पटरी पे आया था, उसके बाद जो पिछले दिनों ही जो सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि जो कोविड रिपोर्ट 72 घंटे की रिपोर्ट जो लेके आएंगे और होटल वाला उसको चेक करेगा, मतलब कोई भी पर्यटन इस तरीके से घूमने नहीं आएगा। तो ये तो एक तरफ से देखी जाए तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, और जिससे जो आज की डेट में जो शिमला के अंदर अगर बात करें हम, तो शिमला में आज हज़ारों की संख्या में मजदूर जो होटल और रेस्टोरेंट में काम करता है उसको आज ये नौकरी का संकट उसके ऊपर गहराने लगा है। और आज कुछ होटल मालिकों ने तो अब लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होगा कि बड़े मुश्किल से वो पहले ही कमाने आया था, आज उसको ये संकट सता रहा है कि मैं वापस नौकरी पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो किस तरीके से उसका घर चलेगा। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेकर हमने सरकार से ये मांग की है कि अगर आप और उद्योगों के लिए पैकेज निकाल रहे तो एक मजदूर वर्ग के लिए भी आप एक आर्थिक पैकेज लेकर आए, जिससे जो मजदूर है वो अपनी जो रोजी रोटी हो, घर का जो खर्चा है वो चला सके। ये हमारी सरकार से मांग है।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक संघ अपने तेवर कड़े कर चुका है। अभिभावक संघ ने शिमला में जिला अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन को एक ज्ञापन सौंपकर इसका विरोध किया है। निजी स्कूल बेवजह घर पर ही बैठे बच्चों से पूरी फीस वसूलने के फरमान जारी कर रहे हैं और उनकी मनमानी पर न तो सरकार ही कड़े कदम उठा पा रही है और न ही अभिभावकों को न्याय मिल पा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि स्कूलों से आ रहे फरमान बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ना ही किसी अभिभावक को बुलाया गया, किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। यूनिलैटरली जो डिसीजन हो गया और यूनिलैटरल उन्होंने अपना खुद डिसाइड करके मैनेजमेंट ने सारे अभिभावकों को केवल भेज दिया है। विगत वर्ष में कोरोना के चलते निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया था और बाद में सरकार को मजबूरी में कदम उठाते हुए कार्रवाई की बात करनी पड़ी थी। उसके बाद सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली गई थी, लेकिन अब जबकि दोबारा स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा फिर से पूरी फीस चार्ज करने के फरमान कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से अभिभावक संघ इसके विरोध में मुखर हो गया है। अभी हम एडीसी शिमला को अपना ज्ञापन सौंप के आगे है। उन्होंने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। सभी स्कूलों के हमने ज्ञापन उन्हें दे दिया है। फीस की जो हमें रिसिप्ट आई है वो भी हमने अटैच करके दे दी है और उन्होंने क्या कहा कि भी जल्दी हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे कि ट्यूशन फीस ही अभिभावक पे करे। अब देखो कोरोना काल का समय है, सब लोग इस काल से जूझ रहे हैं, सबको दिक्कत आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी मांग रखने आए हुए हैं कि भी हम लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो हम कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है और हमसे पूरी फीस का हमें मैसेज आ रहा है कि भी आप पूरी फीस पे करें। तो हम यहाँ पे अपनी मांग को लेकर आए हैं कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे और एनुअल चार्जेस में जैसे लास्ट ईयर हमें रिलैक्सेशन दिया है, इस साल भी हमें वैसे ही रिलैक्सेशन दें जब तक ये हमारा स्कूल प्रॉपर नहीं चलते हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, आप प्लीज़ हमें इस मुद्दे पे ध्यान दें और जैसे हमें लास्ट ईयर रिलैक्सेशन मिला है, इस साल भी हमारी बातों को माना जाए और सब अभिभावकों को राहत मिले इस कोरोना काल में। जी अभिभावक संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन को एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाते हुए कहा है कि अभिभावक किसी भी प्रकार से पूरी फीस वसूली का पुरजोर विरोध करेंगे और जब निजी स्कूल ना तो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे और ना ही स्कूल की अन्य सुविधाओं का उपयोग हो रहा है, तो पूरी फीस वसूली के मायने क्या हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक किसी भी सूरत में ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस नहीं देंगे। जो ये प्राइवेट स्कूलों की लूट है, इसके बारे में हमने पहले भी अपने जो शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री साहब है उनको भी दिया है, ज्ञापन सौंपा है। लेकिन हम आज तक कभी हमने, जब कोरोना काल चला तभी हम इस बारे में गवर्नमेंट से और प्रशासन के स्तर पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चे भी देखो +2 तक पढ़ गए, हमने फीस देते रहे। अब जो ये पैंडेमिक चला है, जो कोरोना काल चला है, इसमें हम सिर्फ जो क्या कहते हैं ट्यूशन फीस है उसको पे कर रहे हैं। हम जो फीस नहीं है वो हम एनुअल चार्जेस पे नहीं करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमें मतलब जो सारे जो स्कूल है, पेरेंट्स एसोसिएशन है, इनसे मिल के हम बात करेंगे, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। और हम ये भी बता रहे हैं कि जब तक ये पैंडेमिक है तब तक हमारे से सिर्फ ट्यूशन फीस ही चार्ज की जाए, ना कि एनुअल चार्जेस। अभिभावक संघ ने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी चली गई और ऐसे में स्कूल पैसों की मांग कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में स्कूल प्रबंधन की समिति नहीं बन पाई है, जिस कारण ये सब मनमानी चल रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि स्कूलों पर नियंत्रण करने और मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका तन्वर है और आप देख रहे होंगे कोरोना काल का जो हमारा समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है फीस दे भी पा रहे होंगे जो जॉब में है, लेकिन इस तरह के काम हैं सबके, इस तरह के काम जब सबके चल रहे हैं, जिनके काम रुक चुके हैं पूरी तरह से, तो उनको फीस देने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत लोग डिप्रेशन में इस चीज़ की वजह से जा रहे हैं और मेरा यही अनुरोध रहेगा सरकार से भी और डीसी साहब से भी कि वो हमारी किसी तरह हेल्प करें, क्योंकि ये कोई अभी की लड़ाई नहीं है और हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है।
हर पेरेंट्स की हिमाचल के अंदर नहीं बाहर भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो ये स्कूल प्रशासन की जो हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसी के लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे वक्त में, कोरोना काल इतना बड़ा वक्त हमारे ऊपर आया है, जब तक ये चल रहा है कम से कम एनुअल चार्जेस की रिलैक्सेशन दी जाए। और जितने भी पेरेंट्स हमारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब तक हमारी ये लड़ाई चल रही है तो तब तक के लिए कि वो अपना एनुअल चार्जेस को रोक करके रखें और जो हमारी ट्यूशन फीस है उसको देते रहें, क्योंकि टीचर्स की सैलरी भी पे करनी है, उसमें कोई रोक ना लगे, क्योंकि सबके घर चलना इस वक्त पे ज़रूरी है। और कोरोना काल के वक्त में बहुत लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे समय में एक साथ हम मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प करें। हमारा मीडिया के माध्यम से सभी अभिभावकों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि भी किसी भी प्राइवेट स्कूल की अभी वो फीस जमा ना करे, लेकिन वो ट्यूशन फीस ही जमा करे, ना कि फुल फीस जमा करे, पर एनुअल चार्जेस वगैरह कोई नहीं जमा करे। हमने आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी हम प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जी से मिलने वाले हैं। वो हमें आश्वस्त किया कि भी वो हमारी इन मांगों के ऊपर वो गौर करेंगे। कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलों की संवेदनाओं पर आश्चर्य होना भी वाजिब है। इन निजी स्कूलों में ना तो बिल्डिंग का उपयोग हुआ है, ना बिजली पानी या फिर कोई अन्य सुविधाओं का। घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसका सार्थक परिणाम अभी तक नहीं आ पाया है। इसके लिए अभिभावक संघ ट्यूशन फीस देने के लिए भी राजी है, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद पूरी फीस वसूलने की तानाशाही फरमान अभी भी जारी है। सरकार ने पहले भी अंकुश लगाने की बात कही और फिर बाद में अपनी ही बात से मुकर गई। ऐसे में सरकार के प्रति भी प्रदेश के लोगों में नाराजगी थी ही, और अब दोबारा अभिभावक संघ इन निजी स्कूलों की मानसिक प्रताड़ना को सहने के लिए विवश है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता रहेगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी,
इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।